प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता। आज हम जैनेन्द्र जी का बाजार दर्शन पढ़ेंगे। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागोई की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाली अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। इस पाठ में जैनेन्द्र जी ने जो बाजार का आकर्षक रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमारे मनोभावों पर भी इस पाठ में चर्चा की गई है कि किस प्रकार हम लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर बाजार के आकर्षक रंग रूप में फंसकर अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी करते हैं। आइए पढ़ते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। भाई, स्वाभाविक है कि सभी लोग पत्नियों पर ही आरोप लगाते हैं कि पत्नी के कारण उनको अधिक सामान लेना पड़ा। पत्नी ने कहा ये भी ले लो, वो भी ले लो, और न आवश्यक होते हुए भी बिना आवश्यकता की वस्तुओं को लेना पड़ता है। लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक और कारण लेखक के अनुसार वह है मनी बैग, अर्थात हमारे पास यदि पैसा अधिक है तो हमारी आवश्यकताएं भी अधिक होती हैं, पैसा कम है तो हमारी आवश्यकताएं भी सीमित हो जाती हैं। वही एक
रौब है जिसके कारण हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद पाते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? भाई पैसा ही पावर है। और उसके पावर का रूप जो दिखेगा कब? जब हम सामान खरीदेंगे तभी उसका पावर दिखेगा, या पैसे को खर्च करेंगे तभी भाई पावर दिखेगा। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। भाई बैंक में पैसा तो दिखेगा, लेकिन वह सबको नहीं दिखेगा। या तो बैंक को दिखेगा या जिसका पैसा है उसको दिखेगा। लेकिन जो हम ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते हैं, जो प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं, उनको खरीदने से वो समाज में दिखता है और पैसे का पावर पता चलता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो संयम से काम लेते हैं, वो फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखते हैं। समाज में देखने को आता है कि बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं कि उनके पास पैसा है। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं और जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, वह यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मित्र ने कहा कि सब उड़ गया। उन्होंने अपना पर्स दिखा दिया, सब खत्म हो गया। अब शायद ही टिकट के लिए भी पैसे बचे हों। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, और मैं यह समझा कि अगर पैसा पास में और रहता तो सामान और खरीद लिया जाता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। वास्तव में सामान जो आता है वह ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि हम कितना खरीद सकते हैं इसके आधार पर आता है। भाई हम भी जैसे हम लोग बाज़ार जाते हैं और तरह तरह के सामान देखते हैं, और देखने के बाद जेब टटोलते हैं कि पैसा है कि नहीं। रहता है तो हम उसको खरीद लेते हैं, भले ही उसकी उतनी आवश्यकता हमें न हो। वही परचेजिंग पावर है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। लेकिन परचेजिंग पावर के अलावा एक और तत्व इसमें सन्निहित है और उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वह तत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले है। नाहक मतलब बिना मतलब का, जो ज़रूरत की नहीं है। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बहया ही हो जो न फंसे। भाई बाजार की जो लुभावनी तस्वीर
मित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी चकाचौंध में सभी लोग फंसते चले आ रहे हैं और फंसते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बाजार नहीं है, शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर सामान रखते हैं कि जो बेहया हो, यानी जो एकदम मजबूत हो आत्मबल से, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण पूरा हो, वही इनके जाल में न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और वह उसमें चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। और बाजार जो है वो सबको आमंत्रित करता है बिना बोले। बोलने वाले की यहाँ कोई कद्र नहीं होती। हम देखेंगे कि वही सामान छोटे दुकानों पर लोग बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम होते हैं, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल में वही सामान कई गुने दाम में लोग बिना हिचकिचाहट के खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आकर्षण है। और बुलाने में भाई तिरस्कार का भाव सन्निहित होता है, लेकिन जो ऊंचे बाजार होते हैं, बड़े बाजार होते हैं, वो मौन आमंत्रण करते हैं, मूक भाषा में, बिना बोले ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। और चाह मतलब अभाव। भाई जो ही हमारे पास कमी होती है तो हम में उसकी चाह जगती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, मेरे पास सामान कितना कम है और यहाँ सामान कितना अधिक भर रखा पड़ा है जो मुझे चाहिए। और यह चाह हमें बाजार की ओर खींची ले जाती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का वह चौक उसे कामना में विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। भाई अब यहाँ कौन सी पेचीदगी है? मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। कि वह बोले कि हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था,
कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मुँह उन्हें सबका था और एक को लेता तो दूसरे को छोड़ कैसे सकता था, और सबको ले नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। लेखक ने सोचा कि भाई उन्होंने ठीक ही किया। जब पता ना हो कि हमें क्या चाहिए तो हमें कुछ लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अनावश्यक चीज़ों को ले लेंगे लेकिन जो ज़रूरत की है उसे नहीं ले पाएंगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। भाई बाजार में जादू है, उसमें आकर्षण का गुण है, लेकिन वह इस प्रकार चुंबक में आकर्षण का गुण होता है और वह केवल लोहे की वस्तुओं को ही आकर्षित कर सकता है, वैसे ही बाजार की भी अपनी एक मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। भाई पैसा खूब हो और मन खाली हो तो बाजार में से हम बहुत सारी वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं, वह हमें अपनी ओर खींचती हैं और हम मजबूरी में अपने इंद्रियों के वश में होकर वो सामान खरीद लेते हैं। पर जेब खाली हो और मन भरा न हो तो भी जादू चल नहीं पाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला नहीं है। जो मन कहेगा वही करेंगे। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सब सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाली मालूम होती हैं, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान को गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? नहीं। यानी आवश्यकता से अधिक सामानों को खरीद कर हम बेकार की चीज़ों को घर में भर देते हैं और पता चलता है कि वह हमें आराम कम देती है, परेशान ज़्यादा करती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। भाई बाजार मुख्य रूप से इसीलिए है
कि ज़रूरत की सामानें हमें समय से प्राप्त हो सके। लेकिन बाजार का मतलब दूसरा रह गया है। बाजार एक प्रतिष्ठा का सूचक हो गया है। हम जितना अधिक सामान लेके भर लें, हमारे पास उतनी प्रतिष्ठा हो पाएगी, ऐसी एक मानसिक सोच बनती जा रही है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रखना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। भाई मन बंद हो जाएगा, मन में चंचलता नहीं रहेगी, तो वह शून्य हो जाएगा। शून्य भाई विवेकहीन हो जाएगा व्यक्ति, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। शून्य का अर्थ पूर्ण से भी है, और पूर्ण केवल ईश्वर है, बाकी मनुष्य तो हमेशा अपूर्ण है। और शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। भाई इच्छाओं का निरोध करना संभव नहीं है मनुष्य के लिए, वो इच्छाओं का ही दास है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने का रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। यानी मन को मार लेने से, भाई अगर मन को हम दबा लिए तो लोभ को दबा नहीं सकते, और मन हमारा और अधिक बेचैन हो जाएगा, जिससे हम और अधिक परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ लेखक जो है संतुलित की भावना की बात कर रहे हैं। वह अकारत है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। और वह भी हठ है, जिद है कि हमको बाजार से मुंह मोड़ना है। तो वह योग नहीं है, वह केवल हठ है। इससे मन कृष भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा ही इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ,
मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मन को छूट भी नहीं मिलना चाहिए और मन को दबाना भी नहीं चाहिए, यानी संतुलित भाव, यानी मन की भी सुने और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित हो। लेखक यही कहना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे पाठ पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।